हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़े 30 क्वेश्चंस लगाते हैं। आज ही अपनी टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चंस लगाते हैं और आपको बताना है कि इसमें आपने कितना टारगेट अचीव किया है। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, यानी कि इसमें शिवा बावनी जो है वो किसकी रचना है यह पूछा गया है। पद्माकर की, भूषण की, केशव दास की या जगनिक की। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। शिवा बावनी यह भूषण की रचना है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और कई बार एग्जाम में रचनाएं और रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, यानी कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि या लेखक कौन है। नाम दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि है जो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तितली किसकी रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली किसकी रचना है। तितली झरना आंसू या जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, यानी कि अतीत के चलचित्र की रचना किसने की है। जयशंकर प्रसाद ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने या महादेवी वर्मा ने या सुमित्रा नंदन पंत ने। इसमें से यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अब हम देखते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लव के रचयिता हैं, यानी कि पल्लव किसकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों को क्या कहा जाता है, तो इन चारों को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए कि इन चारों को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है या मागही है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। जैसे कि हिंदी भाषा का विकास आप पढ़ते हैं तो इसमें सभी बोलियों के बारे में बताया गया है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इस तरीके से हम इसे कौरवी या खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी लिपि में। आपने इन चारों में से शारदा लिपि और कुटिल लिपि इनको तो पढ़ा ही नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, यानी कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हमारा ब्राह्मी लिपि में हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, यानी कि इन चारों में से देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। पंजाबी की, बांग्ला की, उर्दू की या हिंदी की। तो हिंदी भाषा का विकास हमारा किस लिपि में होता है, तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छ वर्ण किसके योग से बना है। अब छ जो आता है वो हमारे किस वर्ण के योग से बनता है, या फिर क्वेश्चन एक यह भी पूछा जाता है कि छ हमारे किस वर्ण के बाद आता है। तो छ हमारा आधा का और सा से मिलके बना होता है, यानी कि हमारा आधा का कैसे, यानी कि हमारा का व्यंजन के रूप में प्लस हमारा स आता है, इन दोनों से मिलके हमारा छ बना होता है। क्लियर है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि छ से पहले हमारा कौन सा वर्ण आता है या फिर हमारा छ वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो हमारा क के बाद छ आता है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है,
यानी कि दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। यानी कि क वर्ण हमारा कंठ होता है, च, ट, त और प, ये हमारे पांचों वर्ण होते हैं। क वर्ण हमारा कंठ होता है, च वर्ण हमारा तालु होता है, ट वर्ण हमारा मूर्धा होता है और त वर्ण हमारा दंत होता है। अब ता के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। अब इनमें से पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि ता हमारा दंत है, ना हमारा दंत है और दा भी हमारा दंत के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा दंत वर्ण कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट वर्ण हमारा दंत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जैसा कि अभी बताया गया था कि क वर्ण हमारा किसके अंतर्गत आता है? क वर्ण हमारा कंठ के अंतर्गत आता है, क्लियर है, और च वर्ण हमारा तालु के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? अब घोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हमारे घोष या फिर हम सघोष भी कह सकते हैं, घोष या सघोष वर्ण है, क्लियर है। इस तरीके से यदि प बोला जाए तो यह हमारा पर वर्ग के अंतर्गत है, यानी कि यह तो हमारा पहला वर्ण हो जाता है। ट बोला जाए तो यह हमारा कौन सा वर्ण हो जाता है? यह भी हमारा पहला वर्ण हो जाता है। और त, थ, द, थ हमारा दूसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि यह भी हमारा अघोष के अंतर्गत आएगा, ना कि सघोष के अंतर्गत, बल्कि द हमारा तृतीय वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण हमारे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, महात्मा में कौन सी संधि है? अब महात्मा में संधि यदि हम निकालते हैं तो उसका हम सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो महा धन आत्मा प्राप्त होता है। महाधन आत्मा, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा आ दिया गया है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी हमारा आ दिया गया है। इन दोनों के मेल से हमारा बड़ा आ बनता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दोनों ही स्वर दिए गए हैं और स्वर के मेल से हम स्वर ही बनाते हैं तो इसमें हमारी कौन सी संधि होती है? इसमें हमारी स्वर संधि होती है। और यदि स्वर संधि में भी पूछा जाए तो हमारी कौन सी संधि है? तो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण का हम संधि निकालनी होती है तो सबसे पहले हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। यदि हम उच्चारण का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें उत धन चारण प्राप्त होता है। और जैसा कि संधि का नियम बताया गया था कि प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण या द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ण, इनसे हमारी संधि पहचानी जाती है। अब प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा व्यंजन होता है या द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ण, इनमें से हमारा कोई भी व्यंजन होता है, एक भी व्यंजन हो तो हमारी कौन सी संधि होती है? तो हमारी व्यंजन संधि होती है। यदि प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा विसर्ग हो, यानी कि यहाँ हमारा विसर्ग लगा हो, तो हमारी विसर्ग संधि होती है। यदि यही हमारा प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ण, ये दोनों हमारे स्वर होते हैं, तब हमारी स्वर संधि होती है। इस तरीके से उच्चारण में हमारा उत आया, यानी कि हमारी व्यंजन संधि होती है, क्लियर है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो रसोई का घर, इसमें का आया है जो कि हमारा कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह किस में आता है? कारक चिन्ह हमारा तत्पुरुष समास में आता है। इस तरीके से रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नील गाय में कौन सा समास है? अब नील गाय का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा समास है? नील यानी कि नीला, गाय यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली है। जब विशेषता बताई जाती है तो हमारा कौन सा समास है? जहां हमारा विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है या उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है, वहां हमारा कर्मधारय समास होता है। इस तरीके से यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है? यानी कि ना तो पीत के बारे में बताया जा रहा है, ना ही अंबर की प्रधानता है, या किसी तीसरे वर्ण के बारे में बताया जा रहा है। जब किसी तीसरे वर्ण की प्रधानता होती है वह हमारा कौन सा समास होता है? ना तो प्रथम शब्द की प्रधानता है, न ही द्वितीय शब्द की प्रधानता है। तीसरे शब्द की प्रधानता होने पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हमारा दिया गया है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए में पर कौन सा कारक है? जो पर दिया है वह हमारा कौन से कारक के अंतर्गत आता है? चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, जहां मैं होता है और पर होता है,
मैं और पर यह हमारा अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इस तरीके से यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। या फिर हम कह सकते हैं भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, तो भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ हमारा पर आया है, तो यह हमारा कौन सा कारक है? यह हमारा अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह घर से बाहर गया, यानी कि जो से आया है वो हमारा अलग होने के अर्थ में आया है कि वह घर से बाहर गया। जहाँ से अलग होने के अर्थ में आता है वहाँ हमारा कौन सा कारक होता है? वहाँ हमारा अपादान कारक होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोम, हुतासन, अच्छी या आलय। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द हमारा हुताशन होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज, पीयूष, जल्दी या जलद। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें संदेह ना हो को कहते हैं, यानी कि जिसमें संदेह ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या विचारणीय। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जिसमें संदेह ना हो, और संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह हो, यानी कि जिसमें संदेह ना हो, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असंदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? चोर, अपराधी, अभियुक्ता या प्रतिवादी। इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्या सही है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम अभियुक्ता कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष या विलुप्त। अब देखो, जो आंखों के सामने हो वह विलुप्त तो होगा नहीं, ना ही अप्रत्यक्ष होगा। जो आंखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगल में लगी आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, दावाग्नि, विहराग्नि या जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। इस तरीके से जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि या दावानल। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उसे हम अवैध कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। में कौन सा वाक्य है? इसमें देखिए कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए से यह शब्द जुड़ा हुआ है, वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। इसमें हमारा कौन सा वाक्य है? अब मोहन को हिंदी पढ़नी है, यह भी हमारा एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि इसका स्वतंत्र एक हमारा अर्थ निकल रहा है। वह शास्त्री जी के पास गया है, इसका भी एक स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। दोनों वाक्यांश जो हमारे हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, और वह इसलिए और किंतु आदि से जब जुड़े होते हैं तो यह हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। इसमें हमारा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दिए गए हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य। जैसा कि बताया गया था, इसलिए, किंतु, परंतु और आदि से जो हमारे वाक्य जुड़े होते हैं तो ये हमारा कौन सा वाक्य होता है? यह हमारा संयुक्त वाक्य होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। अब छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना या दुखी होना। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है बहुत परेशान करना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एंड हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।